दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए क्या होगा अगर दो प्लैनेट्स के बीच एक जंग छिड़ जाए तो एग्जैक्टली वैसे ही जैसे दो कंट्रीज के बीच होती है। आपको पता होगा फ्रेंड्स, यूएस और सोवियत यूनियन के बीच 44 साल लंबी एक कोल्ड वॉर चली थी जो आखिरकार 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के साथ खत्म हुई थी। कुछ ऐसे ही एक एस्ट्रोनॉमिकल कोल्ड वॉर पिछले 20 सालों से हमारे सोलर सिस्टम में भी चलती आ रही है और इस बार ये जंग हो रही है प्लूटो और एरिस के बीच। लेकिन इस कहानी में हार प्लूटो की नहीं, एरिस की हो रही है। प्लूटो का नाम तो आप सबने सुना होगा, लेकिन एरिस का नाम शायद किसी ने भी नहीं सुना होगा। दोस्तों एरिस भी प्लूटो की तरह एक जबरदस्त डॉर्फ प्लैनेट है, लेकिन 2005 में जब ये डिस्कवर हुई थी तब उसने साइंटिफिक कम्युनिटी में एक तूफान मचा दिया था। और सबसे क्रेजी पार्ट, एरिस की डिस्कवरी एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, एक ऐसा एक्सीडेंट जिसने प्लूटो के फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी की शुरुआत होती है साल 2001 में। कैलिफोर्निया के पैलोमर ऑब्जर्वेटरी के कुछ एस्ट्रोनॉमर्स एक अजीब से उलझन में थे। उन्हें बार बार एक ही सोच परेशान कर रही थी, क्या प्लूटो के बाद सच में कुछ भी नहीं है? क्या हमारा सोलर सिस्टम बस यहीं तक सीमित है? कहीं ना कहीं इन एस्ट्रोनॉमर्स को विश्वास था कि दूर कहीं अंधेरे कोने में एक और दुनिया हो सकती है, एक ऐसा प्लैनेट जिसे हम अब तक ढूंढ नहीं पाए हैं। और इसी विश्वास के साथ एक नए सफर की शुरुआत होती है। इसके बाद आसमान के छोटे छोटे हिस्से को एक एडवांस टेलीस्कोप और इमेज स्कैनिंग सॉफ्टवेयर के जरिए स्कैन किया जाने लगा। अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट टेलीस्कोप के व्यू पॉइंट से गुजरती है तो सॉफ्टवेयर उस ऑब्जेक्ट को एक इमेज के रूप में कैप्चर कर लेता। इसे आप एक कैमरे ट्रैप की तरह समझ सकते हैं, जिसे जंगलों में लगाया जाता है जानवरों के मूवमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन जैसा कैमरा ट्रैप कभी कभी उड़ते हुए पत्तों को भी कैप्चर कर लेता है, कुछ वैसे ये सॉफ्टवेयर भी कभी कभी बैकग्राउंड गैलेक्सीज और स्टार्स को गलती से मूविंग ऑब्जेक्ट समझ बैठता है। और इसीलिए एक थ्रेशोल्ड स्पीड फिक्स करी गई 1.5 आर्क सेकेंड्स पर आवर। जो ऑब्जेक्ट्स इस स्पीड से तेज मूव करते, सॉफ्टवेयर उसकी इमेजेस को स्टोर कर लेता और जो ऑब्जेक्ट्स इससे धीरे होते उनकी इमेजेस को सॉफ्टवेयर फिल्टर आउट कर देता। अगर ऐसा नहीं करा जाता फ्रेंड्स, तो सोचिए कितनी फॉल्स इमेजेस कैप्चर और स्टोर हो जाती और कितना ज्यादा डेटा एनालिसिस करना पड़ता। एनीवेज, कई महीनों तक लगातार स्कैन करने के बाद एस्ट्रोनॉमर्स को एक बड़ी जीत मिलती है। 2003 में उन्होंने रेड कलर्ड ऑब्जेक्ट सेडना डिस्कवर कर लिया था और फिर उसके अगले ही साल यानी 2004 में अंडे के शेप का हाउमेया डिस्कवर हो जाता है। इन डिस्कवरी से साइंटिस्ट काफी एक्साइटेड थे, लेकिन सेडना के डिटेल एनालिसिस करने पर एक शॉकिंग चीज सामने आती है। सेडना सिर्फ 1.7 आर्क सेकेंड्स पर आवर की स्पीड से घूम रहा था, मतलब थ्रेशोल्ड से सिर्फ थोड़ा सा ही तेज। अब साइंटिस्ट के मन में सवाल आया, क्या कोई प्लैनेट ऐसा भी हो सकता है जो इस थ्रेशोल्ड स्पीड से धीरे मूव कर रहा हो, जिसे हमने मिस कर दिया हो? ये रियलाइज होते ही एस्ट्रोनॉमर माइक ब्राउन अपनी टीम के साथ मिलकर पिछले कई सालों के फिल्टर्ड इमेजेस को मैनुअली स्कैन करना स्टार्ट कर देते हैं। कई दिनों के हार्ड वर्क के बाद फाइनली 5 जनवरी 2005 को माइक ब्राउन ने एक नई डिस्कवरी करके रेवोल्यूशन ला दिया। उन्होंने हमारे सोलर सिस्टम का अगला प्लैनेट डिस्कवर कर लिया, एरिस। एक्साइटमेंट पीक पर थी। माइक ब्राउन और उनकी टीम समझ रहे थे कि उन्होंने सोलर सिस्टम का 10th प्लैनेट ढूंढ लिया है, लेकिन ये एक्साइटमेंट बहुत जल्दी ही डिसअपॉइंटमेंट में बदल जाती है, क्योंकि एरिस के डिस्कवरी के साथ ही प्लूटो के फ्यूचर पर एक बड़ा सवालिया निशान उठ जाता है। यूं तो एरिस साइज में प्लूटो से लगभग बराबर ही था, लेकिन फिर भी उसे प्लैनेटरी स्टेटस नहीं दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? इसे समझने के लिए समय में थोड़ा पीछे जाते हैं, जब प्लूटो डिस्कवर हुआ था। प्लूटो की डिस्कवरी के बाद ही एस्ट्रोनॉमर्स के बीच लंबे समय तक ये डिबेट चलती रही कि क्या प्लूटो को वाकई एक प्लैनेट कहना चाहिए। बट समय के साथ साथ ये डिबेट ठंडी पड़ गई और प्लूटो को 9th प्लैनेट के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन एरिस की डिस्कवरी के साथ ही ये पुरानी डिबेट एक बार फिर से आग पकड़ लेती है। एरिस ने साइंटिफिक कम्युनिटी को एक मुश्किल में डाल दिया था। अगर प्लूटो प्लैनेट है तो एरिस भी होनी चाहिए, और अगर एरिस प्लैनेट नहीं है तो प्लूटो को भी इस लिस्ट से हटाना पड़ेगा। इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक फाइनल डिसीजन लिया। उन्होंने एक सेलेस्टियल बॉडी को प्लैनेट कहने के लिए 3 क्राइटेरियाज फिक्स करे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि ना तो प्लूटो और ना ही एरिस उन क्राइटेरियाज को पूरी तरह से फुलफिल कर रहा था। और फिर
वही हुआ जिसका डर था। एरिस को प्लेनेट का स्टेटस तो नहीं मिला, साथ में प्लूटो को भी उसका प्लेनेट का क्राउन छीन लिया गया। एक पल में ही सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स 9 से घटकर 8 हो गए और प्लूटो जो कभी फेवरेट प्लैनेट में हुआ करता था वो बन गया एक ड्वार्फ प्लैनेट। एरिस, हाउमिया, मेकमेक, इन सबको भी इसी कैटेगरी में डाल दिया गया। लेकिन दोस्तों, कंट्रोवर्सी अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। लोगों के दिल में प्लूटो की जगह इतनी गहरी थी कि लोगों ने एरिस को इस सब का जिम्मेदार मान लिया और उस साइंटिस्ट को जिसने एरिस को ढूंढा था, माइक ब्राउन को द मैन हु किल्ड प्लूटो कहकर बुलाया जाने लगा। सोचिए जरा, एरिस जो खुद ही एक ड्वार्फ प्लैनेट बन गई थी, उसे उस क्राइम का विलन बना दिया गया जो उसने कभी किया ही नहीं था। और यहीं से एरिस और प्लूटो के बीच एक साइलेंट कोल्ड वॉर शुरू हो गई। एक ऐसी जंग जिसमें प्लूटो को लोगों का प्यार मिला और एरिस को बस इग्नोर कर दिया गया। सच बोलूं फ्रेंड्स तो एरिस कई मायनों में प्लूटो से काफी अलग है और इक्वली एक्साइटिंग भी है, लेकिन फिर भी उसे प्लूटो जैसी पॉपुलैरिटी कभी नहीं मिल पाई। एरिस साइज में प्लूटो से बस थोड़ा सा ही छोटी है, लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका मास प्लूटो से लगभग 27% ज्यादा है। शायद इसलिए क्योंकि इसका इंटीरियर और भी ज्यादा डेंस और रॉकी है। एरिस प्लूटो से भी ज्यादा दूर है और जब आप सूरज से इतने दूर होंगे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी होश उड़ा देने वाले होंगे। एरिस पर रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है और इसी बोन फ्रीजिंग कोल्ड की वजह से यहाँ एक ऐसा विजुअल इफेक्ट होता है जो किसी साईफाई मूवी से कम नहीं लगता। साइंटिस्ट मानते हैं कि एरिस का एक पतला सा एटमॉस्फेयर भी है, बिल्कुल प्लूटो की तरह नाइट्रोजन और मीथेन से भरा हुआ। लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड में ये पूरा एटमॉस्फेयर फ्रीज होकर प्लेनेट के ऊपर गिर जाता है। इमेजिन करिए, पूरा प्लेनेट एक पतली सी आइसी शीट में लपेटा गया हो, जिस पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है, चाहे जितनी भी हल्की क्यों ना हो, ये ड्वार्फ प्लेनेट एक ट्यूबलाइट की तरह चमकने लगता है, एकदम सफेद, एकदम हिप्नोटिक। और यहां तक ही नहीं, साइंटिस्ट का मानना है कि एरिस के आइसी शेल के नीचे उसके कोर में अभी भी हीट जनरेट हो रही है। ये गर्मी जब धीरे धीरे सरफेस तक पहुंचती है और बर्फ से टकराती है, तब उसे सॉफ्ट और स्क्विशी बना देती है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने पूरे प्लेनेट पर मेल्टेड चीज फैला दिया हो। अमेजिंग राइट? आप खुद ही बताइए फ्रेंड्स, क्या ये ड्वार्फ प्लेनेट कहीं से भी प्लूटो से कम एक्साइटिंग लगता है? इतना ही नहीं, कुछ साइंटिस्ट तो ये भी मानते हैं कि एरिस के अंदर प्लूटो की तरह सब सरफेस ओशियंस भी हो सकते हैं, वाटर प्लस इंटरनल हीट, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। लेकिन दोस्तों, इतने सारे अमेजिंग फीचर्स होने के बावजूद एरिस ना तो पब्लिक के दिल में जगह बना पाया और ना ही साइंटिस्ट के रिसर्च स्पॉटलाइट में रह पाया, बस प्लूटो का विलन बनकर रह गया। सच कहूं दोस्तों तो 2006 के बाद प्लूटो भी धीरे धीरे लोगों के दिल से निकलता जा रहा था। उसकी स्टेटस और पॉपुलैरिटी दोनों ही धीरे धीरे फेड हो रहे थे। लेकिन फिर 2015 में एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। नासा का न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के पास से गुजरा और उसने हमें भेजी प्लूटो की सबसे पहली क्लोजअप इमेजेस। और बस ये तस्वीर के आते ही प्लूटो ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया। हर जगह बस प्लूटो की बातें होने लगी। जो प्लैनेट इतने सालों से डेड और लाइफलेस माना जा रहा था, उसमें फ्लोटिंग माउंटेन्स, आइसी प्लेन्स और एक हार्ट शेप का फीचर भी दिखता है। फ्रेंड्स, प्लूटो के इन अमेजिंग फीचर्स को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप इस वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं वहीं पर। बाय बाय एंड टेक केयर।